हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपने डिस्कशन को। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लास्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करना हमारे बाकी रह गए हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशियो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे सोसाइटल एंड पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल की एथिकल वैल्यूज़ को शेप करने की कोशिश करते हैं या उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर का काम करते हैं। इसके अंदर हम चार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे: फैमिली, टीचर्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, लॉ, सोसाइटी और एक देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक करके इन सभी फैक्टर्स को समझते हैं और ये फैक्टर से इंडिविजुअल कैसे डेविएट होता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सोशियो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। इस चीज़ को हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं जब से हमने एथिक्स की क्लासेस अपनी स्टार्ट करी हैं फाउंडेशन कोर्स के अंदर, कि किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी समाज के अंदर ज़्यादातर लोग वही चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जो कि एथिकल होती है। लोगों का जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का या नकार देने का, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देने का, वो इस बात के ऊपर बेस्ड होता है कि कौन सी चीज़ें एथिकल हैं और कौन सी चीज़ें अनएथिकल हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इंडिविजुअल तो एक्सेप्ट कर लेता है कि सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो हैं कि वो क्या एक्सेप्टेबल मानी जा रही हैं, क्या एक्सेप्टेबल नहीं मानी जा रही हैं। जनरली इंडिविजुअल को ऐसा लगता है एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए कि जो भी सोसाइटी के लोग, ज़्यादातर लोग जो चीज़ों को एक्सेप्टेबल मान रहे हैं वो एथिकल है, एंड वाइसी वर्सा, कि जो भी चीज़ें सोसाइटी के लोग अनएक्सेप्टेबल मान रहे हैं वो अनएथिकल है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब कोई भी एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी का पार्ट होता है या होती है, एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी का पार्ट है जहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक सोसाइटी के साथ जुड़े हुए होते हैं या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी को मिलकर बनाते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। सोसाइटी का इंडिविजुअल के ऊपर हमेशा एक प्रेशर पड़ता है जिसको हम कहते हैं सोशल प्रेशर, और उसी के साथ सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड कुछ नॉर्म्स भी होते हैं, रिटन या फिर अनरिटन रूल्स विच एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। तो ये जो नॉर्म्स होते हैं ये एक इंडिविजुअल के ऊपर एक सोशल प्रेशर बनाने का काम करते हैं, और सोशल प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ एसोसिएटेड है। इसकी वजह से एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अ इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू बिहेव, individual is required to behave as per the society's expectations। आप इसको ऐसा समझ सकते हो। लेकिन राइटर हमें यहां पर एक यूनिक चीज ये बता रहे हैं, वन शुड नॉट इक्वेट बीइंग एथिकल टू वॉट एवर सोसाइटी एक्सेप्ट्स। आप कभी भी ऐसी किसी भी चीज को एथिकल बिल्कुल भी मत मानो कि जो चीज़ें जिस सोसाइटी का पार्ट हो वो चीज़ें वहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं इसलिए वो एथिकल है। कभी कभार आपकी सोसाइटी डेविएट भी कर सकती है, भले ही वो चीज़ें वहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन वो चीज़ें हो सकता है एक्सेप्टेबल होने के बावजूद भी एथिकल ना हो। एक कंप्लीट सोसाइटी के मेंबर्स या ज़्यादातर सोसाइटी को चलाने वाले जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शंस होते हैं, इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनका समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का काम, मोल्ड करने का काम, उनका जो प्रभाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एक समाज के ऊपर। ऐसे इंडिविजुअल्स एक सोसाइटी को एथिकली करप्ट भी बना सकते हैं। एथिकली दैट सोसाइटी कैन बिकम करप्ट ऑल्सो। वो चीज़ें हो सकता है कि वहाँ पर एक्सेप्टेबल हो,
लेकिन राइटर अब हमें ये समझा रहे हैं कि एक्सेप्टेबल होने के साथ ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें एथिकल हो सोसाइटी के अंदर, वो अनएथिकल भी हो सकती हैं। यहां पर आपको जो मेजॉरिटी वॉइस है एथिकल चीज़ों के अंदर, मेजॉरिटी का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। मेजॉरिटी वॉइस को आपको इग्नोर करना चाहिए। आपको किसी भी एथिकल डिसीजन को एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंतर्गत या एक कॉन्टेक्स्ट के एंगल से ही देखना चाहिए, वही ज़्यादा सही रहता है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। अब हम इस चीज़ को ज़रा प्रूव करते हैं कि किसी एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल फॉर्म में उसके जो मेंबर्स हैं वो मान रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी क्या एथिकल रूप से करप्ट हो सकती है क्या? इसके ज़रा हम कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दो फेमस एग्जांपल्स गिवन है। एक नाजी जर्मनी, जर्मनी के अंदर जैसा नाजी रिजीम ने करा, और रशिया के अंदर जैसे स्टेलिन की सरकार ने करा था रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पर। बोथ अंडर नाजी जर्मनी एंड स्टेलिनिस्ट रिजीम इन रशिया ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे जो कि सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज करे जाते थे, और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को मजबूर करा जाता था कि वो उनको फॉलो करें, वरना उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो लोगों का पूरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन्हीं रूल्स के इर्द गिर्द डिटरमाइन होने लगा था। और जब हिटलर जैसा पर्सन पावर में आता है जर्मनी में, और स्टेलिन जैसा पर्सन पावर में आता है रशिया में, तो इनकी सरकारों ने लोगों को भटकाने की कोशिश भी करी, उनका माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी करी गई, जिसको हम कहते हैं इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश करी गई थी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, आप जर्मनी वाले एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी ज्यूज के साथ, जो नाजीज करते थे, मेजॉरिटी ऑफ द जर्मन्स इस चीज को फॉलो कर रहे थे अंडर नाजी जर्मनी, नाजी रिजीम अंडर हिटलर। लेकिन क्या वो चीज सही थी? नहीं। दैट सोसाइटी बिकेम एथिकली करप्ट। सिमिलरली भारत के अंदर अगर आप कास्ट सिस्टम की बात करो, कास्ट सिस्टम आज तक कंटिन्यूएशन फॉर्म में आज तक चली आ रही है। वो एक पहचान है भारत की, भारत के समाज की। इट हैज बीन कंटिन्यूड इन इंडिया थ्रू मिलीनिया। सेंचुरीज बीत गई इसकी कॉन्टिन्यूएशन के पीछे, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो रहे हैं, जैसा कि आप एंशिएंट इंडिया वगैरह के अंदर पढ़ते हो, पहले इस चीज़ को हवा देने का काम करा था बड़े सारे किंग्स ने, मोनार्क्स ने, जिनका साथ देते थे उस टाइम के प्रीस्ट, जिनको हम एंशिएंट हिस्ट्री में बोलते हैं पुरोहित्स। और आगे चलकर फिर सोसाइटी के लोगों का भी ब्रेन वॉश करा गया। तो वो कास्ट सिस्टम आज तक लोगों के जहन में बसा हुआ है। तो बहुत बार एक समाज के साथ जुड़े हुए अनगिनत ऐसे इश्यूज होते हैं जहां पर देयर इज नो सोशल कंसेंसस। कुछ लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशन से, जो कि समाज का पार्ट होते हैं, उनसे डेविएट होना चाहते हैं, बट वो आवाज अपनी इसलिए नहीं उठा पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस सोशल प्रेशर। तो कंक्लूजन में हम इस पॉइंट में ये कह सकते हैं कि हाउ सोसाइटी वर्क्स एज अ डिटर्मिनेंट फैक्टर। सोसाइटी अगर लोगों को एथिकल बनाने का काम कर रही है तो हो सकता है कि वो एथिकली करप्ट बनाने का काम करे, बिकॉज लोग तो बात इसलिए मान लेंगे क्योंकि उनको लगेगा मेजोरिटी वॉइस इज ऑलवेज राइट। सोसाइटी जो चीज़, या सोसाइटी के मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो चीज़ को एक्सेप्टेबल मान रहे हैं, वो चीज़ ठीक है। लेकिन एथिक्स जो है इट कैनॉट बी इक्वेटेड विद वॉट एवर सोसाइटी एक्सेप्ट्स। कि सोसाइटी कुछ भी एक्सेप्ट कर ले वो चीज़ एथिकल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें फैमिली, टीचर्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस की, तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है
साइकोलॉजी के डोमेन में और जब हमने एथिक्स के बारे में स्टडी करा था, एक इंडिविजुअल के ऊपर हमेशा से, जब से वो इंडिविजुअल बड़ा होता है, उसके ऊपर जो प्रभाव होता है वो होता है सोशलाइजेशन एजेंट्स का, जिसके अंदर 4 चीजें आती हैं: पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स, जिनको आप रोल मॉडल्स भी कह सकते हो। एक इंडिविजुअल हमेशा इन 4 चीज़ों से अपने जीवन काल में घिरा ही रहता है, और इनको हम सोशलाइजेशन एजेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिविजुअल का प्रभाव जो होता है, जब इंडिविजुअल एक गीली मिट्टी का इंडिविजुअल होता है, उसका ब्रेन, उसकी डेवलपमेंट अभी इतनी नहीं हुई है, तो ये 4 चीज़ें इंडिविजुअल के साथ घिरी हुई रहती हैं कि इंडिविजुअल इनसे घिरा हुआ रहता है और ये उसके ऊपर प्रभाव डालने का काम करती हैं। तो फैमिली, टीचर्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस, आप इसमें वैसे चारों कंपोनेंट्स लेकर आ सकते हो: फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स, अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स अलॉन्ग विद लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल को शेप करने का काम करती हैं, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल के वैल्यूज़ को शेप करने का काम करती हैं ये सारी चीज़ें, ये सारे सोशलाइजेशन एजेंट्स अलॉन्ग विथ हिज और हर लाइफ एक्सपीरियंसेस। एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसकी जो टीचिंग्स होती हैं, वो इन्हीं सोशलाइजेशन एजेंट्स की बिहेवियर, कंडक्ट और टीचिंग्स की वजह से इन्फ्लुएंस होती हैं। एक इंडिविजुअल अपने जीवन काल में जो भी कुछ सीखता है, व्यवहार करने का तरीका, अपने आप को चलाने का तरीका, सोचने का तरीका, ठीक है, जो भी उसने कुछ सीखा होता है, बिहेव करने का तरीका, वो सब कुछ इन्हीं सोशलाइजेशन एजेंट्स की वजह से एक इंडिविजुअल की लाइफ में डायरेक्शन देने का काम करता है। स्टीयर का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिस परिवार के साथ हम जुड़े होते हैं, उसी परिवार के हम रिलीजन, रीति रिवाज और परंपराओं को फॉलो करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो इन सारे रीति रिवाज, परंपराओं को, या उसके घर परिवार के साथ, जिस फैमिली के साथ वो एसोसिएटेड है, वहाँ के बिलीव्स को, नोशंस को, आइडियाज़ को, सोच विचारों को तोड़ने की कोशिश करता है। अपने पेरेंट्स से, बेसिकली अपनी फैमिली से एक इंडिविजुअल डेविएट होने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल के अपने खुद के एक सेट ऑफ नॉर्म्स, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स डेवलप हो चुके होते हैं, जिसको इंडिविजुअल अपनी इच्छा के अनुसार फॉलो करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक घर परिवार के अंदर एक इंडिविजुअल ये देखता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी बहन को इतने अच्छे से प्यार नहीं देते हैं या ट्रीट नहीं करते हैं क्योंकि वो एक गर्ल चाइल्ड है, लेकिन वो इंडिविजुअल अपनी बहन के साथ गलत होता हुआ नहीं देख पाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं देख पाता है। वो इंडिविजुअल ये मानता है कि गर्ल चाइल्ड का ओहदा, उसका स्टेटस बिल्कुल सेम है एज डैट ऑफ अ मेल चाइल्ड, भले ही उसके पेरेंट्स उसके सामने बचपन से उसकी बहन को उसके कंपैरिजन में कंपेयर देते हुए आए हो। लेकिन एक इंडिविजुअल जो है वो हमेशा अपने जीवन में, हो सकता है अपनी बहन को, बाहर की औरतों को, अपनी बीवी को, अपने लविंग पार्टनर को बिल्कुल 100% उतनी इज्जत दे जैसा कि उसने अपने घर परिवार में बिल्कुल भी नहीं देखा, बिल्कुल उसके विपरीत जाकर इज्जत दे, अपोजिट। तो यहां पर आप डेविएशन वाले पॉइंट्स भी समझ गए होंगे कि कैसे सोसाइटी के अंदर मेजॉरिटी वॉइस को फॉलो करना एथिकल माना जाता है, लेकिन सोसाइटी की सारी बातों को आपको एथिकल नहीं मानना है। दूसरा पॉइंट हमें ये बता रहा है, सोशलाइजेशन एजेंट जो है वो एक इंडिविजुअल के ऊपर प्रभाव डालने का काम करते हैं, उसके एथिक्स को डिटरमाइन करने का काम करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के खुद की लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे मर्जी रहे हो, लेकिन एक इंडिविजुअल के खुद के सोच विचार जो है उसको एक अलग राह पर लेकर जाते हैं, जो कि इंडिविजुअल अपनी फ्री विल के अनुसार अपने एथिकल डिसीजंस को मोल्ड करने की कोशिश करता है या करती है।
सिमिलरली दोस्तों, हम लोगों ने लॉ एंड एथिक्स के टॉपिक को रिलेट करते हुए पढ़ा था। ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से पता होगी। बहुत बार जो कानूनी व्यवस्था होती है एक देश के साथ एसोसिएटेड, वहाँ पर एथिक्स के कंपोनेंट को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करी जाती है कानूनों के साथ। जैसा कि हमने एक फेमस एग्जांपल बार बार अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस करा था, दैट इज सरोगेसी, जो कि ज़्यादातर जो सिटीजन्स हैं वो यही चाहते हैं कि कानून के अंदर एथिक्स हो। लेकिन हमेशा आप ये नहीं मान सकते कि अगर आपके देश का कोई कानून है तो उस कानून के अंदर सारी चीज़ें एथिकल होंगी ही होंगी, ज़रूरी नहीं है। बहुत बार लॉज जो है वो डेविएट कर सकते हैं इस चीज़ से कि जो लॉ बनाए गए हैं उनके अंदर जो कंपोनेंट है वो एथिकल है कि नहीं, इस चीज़ से डेविएशन हो सकती है लॉ के अंदर। फॉर एग्जांपल, पुराने समय में अमेरिका के अंदर जो स्लेवरी लॉज चलते थे, इट डिड नॉट मेक स्लेवरी एथिकल। जब उन कानूनों में ये प्रोविजंस डाले गए कि स्लेवरी को बैन करा जाए तो सबको इक्वल राइट्स मिले, और तब हम बोल सकते हैं कि लॉज और जो एथिक्स हैं वो सिंक्रोनाइज मैनर में हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है लॉ और एथिक्स के बीच में, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यही राइटर कह रहे हैं, वी हैव डिस्कस दिस अबव। फिर इसी के साथ लॉ से मिलता जुलता एक पॉइंट जो है वो है देश का संविधान। बहुत सारे देशों के जो संविधान है उनके अंदर ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसी वैल्यूज डाली जाती हैं जो कि उस देश के लोगों के अंदर मोरालिटी को और एथिक्स को उजागर करने का काम करती हैं वो प्रोविजंस। फॉर एग्जांपल, किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ वैल्यूज अगर डाली जाएं, जैसे इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तो ये चीज़ें उस देश के संविधान में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और वहीं पर कुछ वैल्यूज ऐसी भी हैं जहां पर जो एक पर्टिकुलर देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो कहीं से भी सुनने से हमें एथिकल नहीं लगता है। लाइक ऑटोक्रेटिक रूल को जस्टिफाई करना, अमीरों के हाथ में या देश में जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके हाथ में पावर दे देना, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का समाज के अंदर चलते रहना, नॉन पार्टिसिपेटिव वैल्यूज़ के यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो सिर्फ नाम के लिए यूएएफ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। औरतों के ऊपर पाबंदी लगाना कि वो वोटिंग नहीं कर सकती हैं, वो कैंडिडेट्स को नहीं चुन सकती हैं इलेक्शंस के टाइम पर। तो ये डिपेंड करता है कि एक देश का संविधान किस तरीके से रचा गया है संविधान निर्माताओं के द्वारा। कंक्लूजन में दोस्तों हम ये बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज सोसाइटी, लॉ एंड रिलीजन ये डेविएट हो सकते हैं फ्रॉम व्हाट इज एथिकल, हमें कॉन्स्टेंटली ये एग्जामिन करना पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल के खुद के मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। क्योंकि अगर एक खुद की इंडिविजुअल के मॉरल स्टैंडर्ड्स अगर स्ट्रांग है तो इंडिविजुअल के डिसीजन सारे के सारे रीजनेबल होंगे और वो हमेशा हर सिचुएशन के अंदर अच्छे ही डिसीजन लेगा या लेगी। अगर आप एथिकल होते हो या एक्सपेक्ट करते हो सोसाइटी के मेंबर से कि वो एथिकल हों, तो कॉन्टिन्यूसली हमें अपनी खुद की मॉरल बिलीव्स को और मॉरल कंडक्ट को एग्जामिन करना चाहिए, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो अपने आप में खुद होता है, राइटर आपको ये बोल रहे हैं कि भूल जाओ यहां पर समाज के प्रेशर को, भूल जाओ यहां पर कानूनी व्यवस्था को, भूल जाओ देश के संविधान, उसकी वैल्यूज को, या फिर भूल जाओ सोशलाइजेशन एजेंट्स को। जब तक इंडिविजुअल अपने आप में एथिकल नहीं है या फिर उसको सही और गलत का फर्क नहीं पता है, ये सब चीज़ें इंडिविजुअल को एथिकल नहीं बना सकती हैं। और अगर इंडिविजुअल अपने आप में मोरालिटी की वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करता है या करती है, वो एथिकल है, एथिक्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप ये कह सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कि अगर किसी देश का समाज जो है वो एथिकली करप्ट हो चुका है, लॉ जो है उनके अंदर से एथिक्स गायब हो चुका है, संविधान जो है वो अनएथिकल वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं, सोशलाइजेशन एजेंट्स इंडिविजुअल को गलत राह पर जाने की सीख देते हैं,
तब भी इंडिविजुअल फिर भी अपनी एथिक्स, अपनी मोरालिटी से टिका रहेगा या टिकी रहेगी। तो इंडिविजुअल अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है या होती है, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल को कुदरत ने सोचने समझने की क्षमता दे रखी है। इमोशनल कन्विक्शंस हैं लोगों के पास, उनके पास डीप इंट्यूशंस हैं, फीलिंग्स हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज़ें मॉरल हैं और क्या चीज़ें इमोरलिटी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉरल इंडिविजुअल जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी सोचने समझने की क्षमता होगी, फीलिंग्स होंगी, किसी के लिए कदर होगी, किसी के लिए रिस्पेक्ट होगी, तो वो कभी भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेंगे कि किसी एक इनोसेंट विक्टिम का मर्डर हो जाए, या फिर कोई एक फीमेल फीटस को अबॉर्ट करवा दे, या चाइल्ड अब्यूज़ को कोई जस्टिफाई करे। एक इंडिविजुअल भले ही इसके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके, लेकिन एक इंडिविजुअल को पता रहेगा कि इस चीज़ को कभी भी जस्टिफाई नहीं करना है अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत भी मोरालिटी है या एथिकल वैल्यूज छुपी हुई हैं। तो एथिकल इश्यूज को एड्रेस करते हुए जो स्किल्स नीडेड हैं, उन स्किल्स को राइटर हमें ये बता रहे हैं कि लर्न करा जा सकता है और एक इंडिविजुअल के अंदर कल्टीवेट भी करा जा सकता है। जस्ट हमें इंडिविजुअल को ये रियलाइज करवाने की नीड है कि एथिक्स और मोरालिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एथिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर हमें उनका ट्रीटमेंट करना है तो वो 1 या 2 दिन का या कुछ हफ्ते भर का काम नहीं होता है, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी है, समाज हमारा बहुत बड़ा है, हमारा देश बहुत बड़ा है, इतने सारे लोग होते हैं, सबके अलग अलग अपने खुद के सोच विचार हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। एथिकल इश्यूज का ट्रीटमेंट करना अपने आप में एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमें बस बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चुनना चाहिए एज अ सॉल्यूशन। ये आपको राइटर बता रहे हैं कि अलग अलग सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में हम ये सिखा सकें सोसाइटी के लोगों को, एक देश के लोगों को, कि क्या चीज़ें एथिकल हैं, क्या चीज़ें अनएथिकल हैं। इसके लिए हमें एथिक्स को एक स्टैटिक चीज़ की तरह नहीं देखना चाहिए। एथिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि सिचुएशन टू सिचुएशन, वक्त और ज़माने के साथ जैसे जैसे एक सोसाइटी करवट बदलती है, तो एथिकल वैल्यूज़ भी उस समाज के साथ करवट बदलते हैं। तो वो चीज़ डायनेमिक है, अडिग नहीं होनी चाहिए, फिक्स नहीं होनी चाहिए। एथिक्स को समझने के लिए या मोरालिटी और एथिकल वैल्यूज़ को उजागर करने के लिए एक पर्टिकुलर समाज के अंदर उस समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, उनके अंदर हमें इन वैल्यूज़ को उजागर करना पड़ेगा, जो कि सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम, जैसे जैसे वक्त, हालात और ज़माना आगे बीतेगा, तो वो चीज़ें चेंज भी होनी चाहिए। ठीक है, हम पुराने ज़माने की बातें भले ही वो चाहे एथिकल या मोरालिटी के ऊपर बेस्ड हो, वो आज की जनरेशन के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। आज की जनरेशन को अगर हमें एथिकल और मोरालिटी वाली वैल्यूज सिखानी है तो उनको हमें अलग तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करा कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।